हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सॉल्यूशन का सेट नंबर 5, जो कि मार्च अप्रैल 2022 का पेपर है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हैं और अभी तक हमने जितने भी सेट किए 1 2 3 4 उसे क्या चीज़ कॉमन आपको पेपर सेट 5 में एमसीक्यू में मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है? Which of following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene diazonium chloride? तो अगर आपने अमाइंस चैप्टर में कपलिंग रिएक्शन पढ़ा है ना, कौन सा कपलिंग रिएक्शन? फेमस नेम रिएक्शन है। इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर क्या है? N2+ और Cl-। इसको रिएक्शन कराते थे किसके साथ? अगर आपको याद हो, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते थे ना, और बेसिक मीडियम में यहाँ से जो कंपाउंड मिलता था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, और फिर यहाँ से पूरा OH ग्रुप। और ये कौन से कलर का होता था? ऑरेंज कलर का। इसका नाम था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। और अगर इसी को एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते थे और एसिडिक मीडियम में, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता था उसको बोलते थे पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ध्यान रखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। जल्दीबाजी में कभी कभी बच्चे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, तो बाकी NH2 ऐसे रहेगा। और इसका जो कलर होता था येलो कलर हुआ करता था, है ना। यही था कपलिंग रिएक्शन। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया कि किसमें से इसमें नहीं बनेगा। तो अगर मैं ऑप्शन को देखा जाए तो देखिए, एनिलीन के साथ तो LOPPT बनाया कि इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनॉल के साथ भी करा। अब ये जो होता है एनिलीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये जो है एनिसोल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रीजन क्या है इसका? है ना, हो सकता है आंसर में नाइट्रोबेंजीन भी दिया है, तो ये दोनों से रिएक्शन नहीं करता है। कि अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को एनिसिल या नाइट्रोबेंजीन, इसका दोनों आंसर होगा। एनिसोल के साथ क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें एनिसोल एक एरोमेटिक ईथर है। रीजन है कि एनिसोल इज एरोमेटिक, एरोमेटिक ईथर होता है क्योंकि ये बेंजीन से अटैच। अगर एनिसोल के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, यहाँ से OCH3, ये एक एरोमेटिक ईथर होता है और ये जो होगा एक्टिव साइट कपलिंग रिएक्शन के लिए प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। एक्टिव साइट नॉट इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये आंसर एनिसोल होगा। नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन नहीं करता। हाँ, नाइट्रोबेंजीन को अगर आपने रिडक्शन करा के एनिलीन बना लिया फिर वो रिएक्शन करेगा, बट एक्चुअल में नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसका आंसर C एंड D दोनों होना चाहिए। लिबर्टी में जो सोल्यूशन देंगे तो D आंसर दिया हुआ है, ओके। इसका एनिसोल भी होगा और नाइट्रोबेंजीन दोनों से रिएक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट। कैनिजारो रिएक्शन की पूरी कहानी मैंने आपको कई बार बोला है कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है कि इसमें जो भी एल्डिहाइड, सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, और जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको कंसंट्रेटेड KOH या फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। और दूसरी बात, इसमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल इसमें से रिड्यूस होगा। तो हमें सीधा पूछा कि कौन सा नहीं देगा, तो आपको क्या देखना है कि जिस ऑप्शन में एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, देखो एसिटल्डिहाइड इथेनॉल, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन वैसे भी नहीं देने वाला है ना। बाकी देखिए, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन और यहाँ पर अल्फा कार्बन है ही नहीं, इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन कैनिजारो देंगे, D ऑप्शन नहीं देगा, ओके। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन देखा जाए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे दोनों रिएक्शन करेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो फेलिंग टेस्ट होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, फेलिंग टेस्ट
फेलिंग टेस्ट कौन देता है? फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक भी नहीं देता है। और इसमें क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है, इसका इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन एक किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, और जो कि ब्लू कलर का होता है। तो फेलिंग सोल्यूशन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है, इसका टार्टरेट एसिड का। इसको रोचले सॉल्ट भी बोला जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। और इसका रिएक्शन क्या होता है, 2 मोल Cu+2 और कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड लेंगे और 5 मोल बेसिक मीडियम में, तो यहाँ से ये ऑक्सीडाइज होता था RCOO- में, क्यूप्रस ऑक्साइड यही रेडियस ब्राउन प्रेसिपिटेट बना रहा था, बाकी यहाँ से 3 मोल H2O। ठीक है, ये पूरा कपलिंग रिएक्शन का मैंने कहानी बताया। तो फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, कीटोन और एरोमेटिक नहीं दे। इसका आंसर क्या बनेगा, सी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें 4 क्वेश्चन की, 4 में क्या दिया है, कंपाउंड। यहाँ से देखिए पीएच का मतलब होता है फिनाइल, मतलब C6H5। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच रिएक्शन। तो अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, फिनॉल, तो फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, और बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, Cl, और यहाँ से बेंजीन इस तरह से, और यहाँ से आप HCl बाहर निकाल दीजिए। जो प्रोडक्ट बनेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया वो पायरीडीन के प्रेजेंस में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस पायरीडीन के प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में दिया, यहाँ से COO और फिर यहाँ से फिनाइल ग्रुप, इसी को C6H5 मतलब पीएच लिखा हुआ है ऑप्शन में, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, सी आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 5 क्वेश्चन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन कंपाउंड बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड KOH। ये अगर नेम रिएक्शन है, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अभी उससे पहले एक MCQ और आया था। तो अगर हमने बेंजल्डिहाइड को, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर एक्चुअल में 2 मोल होता है, इसको अगर कंसंट्रेटेड KOH के साथ कराओगे तो पहले तो ये उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाएगा, है ना, बेंजाइल अल्कोहल, और उतने ही कार्बन का ये सॉल्ट बनाता है COO। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पर जो सॉल्ट बना रहा है यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फाइनल जो इसका आंसर बनने वाला है कौन सा बनेगा, आप बताइए। तो 5/5 का जो आंसर बनेगा वो बी आंसर राइट आंसर होगा। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड। ये सॉल्युबिलिटी है और इसे यहाँ पर प्रेशर का कोई रोल नहीं आने वाला। टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट आता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट आता है, प्रेशर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जब भी हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट आएगा, है ना। 7th जो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, KCl NaCl और K2SO4 में इसमें वेंट ऑफ फैक्टर बोला। अगर मैं KCl की बात करूँ, इसको आयनाइज करूँ तो K+Cl-, इसमें कितने आयन में टूट रहा है, 2, आई की वैल्यू 2 होगा। और NaCl की मैं बात करूँ तो Na+Cl-, यहाँ पर भी 2 आयन में टूट रहा है। और अगर मैं बात करूँ K2SO4 का, तो 2 यहाँ से K+ आयन और यहाँ से सल्फेट, यहाँ पर टोटल कितने आयन में टूट रहा है, 3 आयन में। इसका आंसर कौन सा बनेगा भाई, 2 2 3। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ 10% W/W एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मोलर मास दिया हुआ है। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहाँ पर होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, आपने 11th एंड 12th दोनों में पढ़ा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको हिंट दिया हुआ है, 10% W/W NaOH का एक एक्वा सोल्यूशन गिवन है। तो यहाँ से इस पॉइंट से आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 10 ग्राम, एंड वेट ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज दिया था, परसेंटेज आपको पता है 100 में होता है। और सॉल्वेंट का वेट, अगर सॉल्यूट का वेट माइनस करेंगे तो यहाँ से 90 ग्राम सॉल्वेंट का वेट आएगा। अब इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, डिवाइड में
मोलर मास आपको 40 ग्राम दिया हुआ है, इनटू यहाँ से 90, और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ से जो आएगा 2.7 इसकी मोलरिटी होगा। ठीक है, इसका जो आंसर बन के आएगा वो आपका बी आंसर होगा, है ना। तो सिंपल सा मोलरिटी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इन यूनिट के। तो 1 मोलर हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया दिया आई इंटू के बी इंटू क्या होता है, मोलरिटी। यूरिया है तो आई की वैल्यू 1 ही होगा, के बी की वैल्यू वाटर का 0.52, मोलरिटी 1 दिया है। तो यहाँ से जो डेल्टा टीबी बन के आ रहा है 0.52 आ रहा है केल्विन। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, सॉल्यूशन का। तो डेल्टा टीबी आप कैसे निकालते हो, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा टीबी प्लस यहाँ से टीबी नॉट होगा, और डेल्टा टीबी 0.52, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सी 373.15। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 373.67 केल्विन आएगा, है ना। इसका आंसर जो बनेगा बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 10 क्वेश्चन की बात करें, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल कई बार पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के आते हैं। इसको आप याद करके जाएंगे कि ये जो इथेनॉल एंड एसीटोन है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो बाकी ये जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये भी याद करके जाइए। हो सकता है इस बार नेगेटिव डेविएशन से कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या दिया है, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन विच सॉल्यूशन है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ICRT यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देखो जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हो, तो आपको दिख रहा है कि ये जो FeCl3 है, FeCl3 को अगर अनाइज करेंगे तो यहाँ से Fe पे +3 चार्ज और 3 क्लोराइड आयन मिलेगा। तो उसमें I की वैल्यू टोटल कितना आ रहा है 4, क्योंकि मोलरिटी सबका बराबर है। तो 3 इंटू 1 इंटू यहाँ टेम्परेचर, तो R और T कांस्टेंट है, तो 3 यहाँ से RT के बराबर आएगा। बाकी इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर I की वैल्यू 3 आएगा, ग्लूकोज का I की वैल्यू कितना आएगा 1 ही होगा, और इसका I की वैल्यू 2 होगा। तो हाईएस्ट कौन सा आंसर होगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा व्हाट विल द पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन विच pH इज 1, है ना। pH इसका 1 दिया हुआ है, तो इसमें जो पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा ट्रिक। तो उसमें क्या होता है 0.059 इंटू पीएच का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो पीएच की वैल्यू कितना दिया है, पीएच की वैल्यू 1 दिया, तो इसका फाइनल आंसर रहेगा 0.59। इसका आंसर कौन सा बनेगा, बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराड रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ MnO4। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो MnO4 माइनस जा रहा है किसमें, +2 में, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x -8 = -1, x की वैल्यू आ रहा है +7। ओके, तो सबसे पहले अगर पॉली एटॉमिक आयन दिया है तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 और ये 2 में जा रहा है, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब 5 फैराड होगा। ये 1 मोल के लिए, आपको क्वेश्चन में 2 मोल दिया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 फैराड। ठीक है, तो फाइनल इसका जो आंसर बनेगा ए आंसर होगा। ओके, 14 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 14 में बोला है ऑन विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर स्टेरिक कंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड प्रेशर। बाकी जो टर्म है वो टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेंगे, प्रेशर का सॉलिड के इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके, तो 15 क्वेश्चन क्या है कि विच इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का हर एक सेट में लगभग क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए होने जा रहा है क्वेश्चन। तो
के की यूनिट का जो निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर, और पावर में क्या होता है 1 - n/सेकेंड। ये किसी nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर पूछा है, दैट मीन्स n की वैल्यू आपको क्या लेना है, 2 लेना है। यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे तो मोल पर लीटर और पावर में 1 - 2 होगा और पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर ओपन करेंगे इसको, मोल पर लीटर और पावर में क्या होगा -1 पर सेकेंड। इस -1 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स लीटर, क्योंकि -1 माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, और यहाँ से पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट बन रहा है पर मोल लीटर पर सेकेंड। इसमें जो ऑप्शन बन के आ रहा है आपका, ठीक है, 15 का, वो कौन सा आंसर होगा फिर, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। तो आपको मेन चीज ये nth ऑर्डर का जनरल फॉर्मूला याद है, तो आप किसी भी ऑर्डर का आप यूनिट रेट कांस्टेंट का निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, व्हाट इज द स्लोप बिटवीन एल एन के और वन। आरएनएस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन वो क्या होता है, एल एन के, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से होता है एल एन ए माइनस ई ए बाई यहाँ से आर टी होता है ना। इस इक्वेशन को अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, है ना, तो y एक्सिस में क्या होगा, एल एन के आपका y एक्सिस में होगा, एल एन ए जो होगा वो इंटरसेप्ट होगा c, और माइनस ई ए बाई आर जो होगा वही अपना स्लोप होगा जिसको m से डिनोट करते हैं, और 1/t जो होगा वो आपका होगा x एक्सिस। इसका क्या होगा, -e/a/r इसका राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। ओके, बी इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, एल एन के अगर है तो 2.303 नहीं आएगा। ओके, और अगर यहीं पर मान लीजिए लॉग के वर्सेस 1/t होता तो इसका जो स्लोप आएगा क्या होगा, -e/2.303 हो जाता स्लोप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये इसका स्लोप होगा। चलिए 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। 17 क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअल में थ्योरेटिकल में बनता है। यहाँ पर ए एंड बी रिएक्टेंट है और कंसंट्रेशन ए एंड बी है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन का रेट लिखूँ तो रेट क्या होगा, के इक्वल टू आर इक्वल टू के, ए के पावर में एक्स होगा और बी के पावर में क्या हो जाएगा वाई। तो ये एक जनरल रिएक्शन से रेट बना है ना। अब यहाँ पर टोटल 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो 3 इक्वेशन बनने वाला है। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 0.10 इक्वल टू के, और ए का कंसंट्रेशन 0.30 पावर में क्या होगा एक्स, और पी 0.3 है और इसके पावर में वाई। ये आपका बना फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या, 0.40 इक्वल टू के, कंसंट्रेशन 0.30 ए का दिया है पावर में एक्स, एंड 0.60 पावर में वाई, है ना। ये बना सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, 0.20 के और कंसंट्रेशन 0.60 पावर में एक्स और 0.30 और पावर में वाई। ये यहाँ से बना 3 इक्वेशन। अब इन्हीं 3 इक्वेशन को यूज करके आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। आपको कोई भी 2 इक्वेशन ऐसा सिलेक्ट करना है जहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाए। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, देखिए, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, है ना। 0.40 में 0.10 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सब। यहाँ से क्या आएगा, देखिए 2 के पावर में आ जाएगा वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 और 2 के पावर में वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 2, मतलब बी के पावर में यहाँ पर 2 होने वाला है। तो बी के पावर में 2 किस ऑप्शन में, देखिए बी में है, ठीक है, सिर्फ बी में ही है। इसका मतलब बाकी आपको ए चेक ही नहीं करना था, सीधा से यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पर क्या इतना आया 2 आया, और एक ही ऑप्शन बी के पावर 2 है। इसी तरह से अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है तो कोई भी 2 इक्वेशन ऐसा है जिसमें आपका वाई वाई कैंसिल हो जाए, तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट को डिवाइड करूँ, है ना,
तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2 के पावर में y, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इसका रेट जो बनेगा r इक्वल टू a के पावर में 1 और b के पावर में 2। ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको MCQ में था, थोड़ा सा ट्रिक यहाँ लगाना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ये भी थोड़ा सा आपको अगर थ्योरेटिकल एक्सरसाइज में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सिंपल सा इसका जो डिराइव करके पूरा आंसर आएगा वो आपका बी आंसर होगा। इसको ट्राई करिएगा। इनिशियल P1 है और इनिशियल और इक्विलिब्रियम पे हम निकालते तो ये एक जनरल इक्वेशन बनता है। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 21 में और 20 में ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ओके, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या दिया है, विच सेल विल मेजर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। देखिए, कॉपर जो होता है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है कॉपर का, वो होता है 0.34 वोल्ट होता है। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो आपने SHE पढ़ा होगा, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है 0 वोल्ट होता है। इसमें जो कॉपर होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन जो होगा एनोड की तरह काम करेगा। और डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है ना। तो कॉपर जो होगा वो कैथोड, मतलब अगर आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा तो एनोड इस साइड होता है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है, और कैथोड राइट हैंड साइड में होता है ना। तो कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ सी आंसर है ना, सी ऑप्शन को चेक करें तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो H2 है वो 2H प्लस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और कैथोड पे क्या होगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में। तो ये आपका एनोड होगा, ये कैथोड होगा। तो ऐसा जो बन रहा है वो सी ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, मार्क द करंट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ आपको इसमें बताना है ना। इसका कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बोला है, हर एक में आता है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। इसी पे ये कॉन्सेप्ट है पूरा। तो अगर हम बात करें, फिनॉल है पहला और इसमें नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है मेटा पोजीशन पे, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पैरा पोजीशन पे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा नाइट्रो और मेटा दोनों पे है, इसमें सेकेंड जो पैरा वाला नाइट्रो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के नेचर में और मेटा के कंपैरिजन में। तो इसमें जो आंसर बन के आएगा सेकेंड सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद यहाँ पर होगा फोर्थ। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे OCH3 दोनों में, तो फिनॉल जो होगा फर्स्ट होगा पहला, है ना। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखिए, उसके बाद थर्ड जो है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद यहाँ से कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ सबसे लास्ट में। तो ऐसा आंसर किसमें बन रहा है, बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, IUPAC ने मेटाक्रेसॉल होता क्या है। अगर मैं मेटाक्रेसॉल की बात करूँ तो मेटाक्रेसॉल क्या किसको बोलते हैं, OH ग्रुप होगा और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा। तो अगर इसका IUPAC करेंगे, है ना, तो 1 ये कार्बन होगा, 2 3, तो 3 मिथाइल फिनॉल। तो 3 मिथाइल फिनॉल कौन सा आंसर है, ए आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, तो क्रेसॉल मतलब OH और CH3 ग्रुप से बनता है। अर्थोमेटा पैराक्रेसॉल है, कॉमन नेम है, उसका IUPAC नेम आपसे पूछा है। ठीक है, 22 का आंसर राइट आंसर होगा। तो बात करें 23 क्वेश्चन का, क्या दिया है कि 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल यहाँ से दिया हुआ है CrCl3 और यहाँ से 6H2O यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है और ट्रीटेड कर रहा है एक्सेस AgNO3 के साथ एक्सेस रिएक्शन करा रहा है और 3 मोल यहाँ से AgCl फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 3 मोल AgCl फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो तीनों क्लोरीन है
वो यहाँ से बाहर होने वाले हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूँ जो आपको दिया है, तो इसका मतलब क्रोमियम अंदर होगा और H2O ये हेक्साडेंटेट 6 एक्वा होगा और 3 क्लोरीन बाहर निकालेंगे तभी AgNO3 के साथ ये 3 मोल लेके यहाँ से, ठीक है, AgNO3 के साथ एक्सेस में 3 मोल लेके तभी यहाँ से, क्योंकि ये काउंटर आयन है और ये 3 मोल तभी यहाँ से AgCl फॉर्म करेगा, है ना। तो इसका जो आंसर बन के आएगा वो होगा टी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा आपको एक टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोलता है कि भाई यहाँ से आपको 3 मोल के प्लेस पे अगर मान लो 2 मोल देता कि AgCl फॉर्म करना है, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता, फिर वहाँ पर आपको क्या करना होता, Cr और एक क्लोरीन अंदर ही रहता और यहाँ से H2O कितना होता 5 और यहाँ से 2 क्लोरीन को आप बाहर निकालते और एक H2O, तो यहाँ पर बाहर काउंटर आयन में 2 क्लोरीन हो जाता। ओके, तो इसका आंसर जो बनेगा डी आंसर राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 24 क्वेश्चन का। तो 24 जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, क्या दिया, करेक्ट IUPAC नेम इसका आपको बताना है ना। देखिए यहाँ पर लिगेंड्स ही है, तो ये देखिए अमाइन है और क्लोरीन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाई अमाइन, ठीक है, डाई अमाइन, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे डाई क्लोराइडो। सबसे पहले लिगेंड्स लिखते हैं और लिगेंड्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। तो डाई क्लोराइडो हुआ और प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 आएगा, क्योंकि NH3 जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, Cl पे -1 2 Cl है। और यहाँ पर सिंपल सा प्लेटिनम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्लेटिनम और यहाँ से सेकेंड। इसका जो आंसर बनेगा 24 का वो हो जाएगा आपका ए आंसर, इसका राइट आंसर। डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, 25 क्वेश्चन क्या दिया इसमें, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन presence of unpaired electron. Identify configuration of transition element which show highest magnetic moment। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि डी जो ऑर्बिटल होता है इसमें टोटल, डी सबसेल में टोटल कितने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकता है ना। 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। एन की वैल्यू 5 कब होगा, जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऐसा कौन सा आंसर है, बी आंसर आपको दिख रहा है। मान लीजिए इसी का मैग्नेटिक मोमेंट पूछता, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है का जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2 होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, 2 होगा तो 2.8, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 3.8, 4 आएगा तो 4.9 और 5 होगा तो 5.8 या अप्रोक्स में 9 लेते हैं, है ना। तो ये भी बहुत काम आएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 26 क्वेश्चन का। लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज एट गिवन टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कब होगा, सॉल्यूशन इंक्रीज एट गिवन टेम्परेचर, तो यहाँ पर इंक्रीज विथ इंक्रीज कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा थ्योरेटिकल पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, क्योंकि पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है, तो पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पर बढ़ेगा। ओके, 27 का, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड सो हाईएस्ट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट से फिर से क्वेश्चन आया, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2 होता है। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए, अगर मैं बात करूँ MnSO4 का, तो सल्फेट पे -2, Mn पे +2 चार्ज और Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो 3D, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और D में यहाँ पर 5 आ रहा है। इसका मतलब N की वैल्यू 5 है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.8 और 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर जो बनेगा बी आंसर बनेगा। अगर मैं FeSO4 की बात करता, Fe +2 चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 3D6 4s0, तो डी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक एक बनेंगे और ये पेयर्ड होगा तो एन की वैल्यू इसमें कितना आएगा 4, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 आएगा। अगर मैं Ni की बात करूँ, Ni +2 है,
और इसका क्या होता है 3D8 4s0। तो डी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें एन की वैल्यू कितना आएगा 2, मतलब 2.8 आएगा। क्रोमियम की बात करें +3, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 3D5 4s1 का लेके चलेंगे। तो इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3D में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो मतलब 3D में 3, तो एन की वैल्यू 3, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.8 आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट से एक क्वेश्चन फिक्स आना तय है, वो जरूर करके जाइए आप। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन क्या है, विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन ये है कि किसी भी डी ब्लॉक का एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डेफिनेशन है इसका। अब अगर मैं ऑप्शन यहाँ पर देखूं तो डी ब्लॉक में जो 4 एलिमेंट उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है 12 ग्रुप के एलिमेंट। तो 12th ग्रुप के कौन कौन एलिमेंट है, वो है जिंक, ठीक है, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कैनियम। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट है डी ब्लॉक के जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका 40 होता है, इसका 80 होता है और इसका 112 होता है। इन चारों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है क्या होता है, +2। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन होगा इसमें 3D में जो जिंक है, 4D आएगा किसमें, कैडमियम में, और 5D आएगा किसमें, मर्क्यूरी में, एंड 6D आएगा किसमें, कैनियम में। तो इन सभी का जो डी ऑर्बिटल है ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, कैडमियम भी दिया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक भी नहीं है और मर्क्यूरी भी नहीं, तो इसमें जो डी ऑप्शन है कॉपर, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। जैसे कॉपर का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन की बात करूँ, एटॉमिक नंबर 29 होता है, 3D10 एंड 4s1 होता है। तो फिलहाल ग्राउंड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है कॉपर का, वो है ग्राउंड स्टेट में। बट अगर मैं कॉपर पे क्यूप्रस भी होता है +1 और +2 भी होता है। अगर मैं +2 की बात करूँ तो 3D में 9 इलेक्ट्रॉन आएगा और 4s में 0। ठीक है, तो ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी आंसर। हो सकता है इस बार आए किसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ओके, 29 जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात की जाए तो 29 जो क्वेश्चन दिया क्या दिया, कलर ऑफ, कितनी बार ये पूछा हुआ है, K2MnO4। ठीक है, इसको अगर आयनिक, इसका नाम क्या है, पोटेशियम, ठीक है, मैंगनेट बोलते हैं। ठीक है, मैंगनेट। और अगर इसको मैं आयनिक फेज में करूँ तो इसी को क्या लिखेंगे, MnO4 2-। इस आयन को क्या बोलते हैं, मैंगनेट आयन। ठीक है, मैंगनेट आयन। तो ये इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन पढ़े होंगे। और इसका अगर ज्योमेट्री की बात करें, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से, इन पे माइनस चार्ज आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और शेप का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो ये भी आप करके जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 30 जो क्वेश्चन है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या दिया, देखिए कॉम्प्लेक्स दिया है कोबाल्ट, और यहाँ पर C2O4, इसका क्या नाम है, ऑक्सलेट आयन, है ना। तो और यहाँ से क्या दिया है, H2O कितना दिया है, ट्वाइस, और इसके ऊपर कितना, -1 चार्ज दिया है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी अगर आपने पढ़ा होगा तो प्राइमरी वैलेंसी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम के बराबर होता है।
अगर मैं इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो कैसे, एक्स मान लेंगे। ये जो C2O4 है उसको बोलते हैं ऑक्सिलेट, उस पर -2 चार्ज होता है, 2 है तो -4 होगा। वाटर अपना न्यूट्रल होता है, इक्वल टू -1 चार्ज। एक्स की वैल्यू कितना आएगा, +3। तो प्राइमरी वैलेंसी तो +3 होगा। और अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सिलेट जो है वो एक डाइडेंटेड लिगेंड है और ये यूनिडेंटेड। तो टोटल यहाँ से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सिलेट और 2 बनाएगी, तो टोटल कितना आएगा, 6। तो प्राइमरी वैलेंसी होगा 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, 6। इसका जो आंसर बनेगा वो सी आंसर राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, है ना। ये क्वेश्चन क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया और पूछ रहा है ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया है प्लेटिनम और क्लोरीन 2 है, और ईएन जो होता है इथेन 1,2 डाइएमाइन, और ये एक डाइडेंटेड लिगेंड्स होता है। क्लोरीन यूनिडेंटेड और ईएन जो होता है डाइडेंटेड। ये किस टाइप का कंपाउंड होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा MX2LL ट्वाइस टाइप का, इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स है। और इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा, दैट मीन्स इसमें सिस भी बनेगा और इसमें ट्रांस आइसोमर भी बनेगा, है ना। तो अगर मैं इसके सिस आइसोमर की बात करूं तो क्या बनेगा, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है ना। तो इसमें जो आप सिस बनाएंगे कुछ इस तरह का, प्लेटिनम को पहले सेंट्रल एटम और यहाँ से बना देंगे। अब यहाँ से अगर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के यहाँ रख दीजिए, ईएन यहाँ पर और ईएन यहाँ पर, ये जो बना वो होगा सिस आइसोमर। ट्रांस बनाएंगे, क्लोरीन को यहाँ सामने सामने रखिए और ईएन को यहाँ पर सामने सामने, ये बना यहाँ से ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो कंफर्म है। और ऑप्टिकल आइसोमर भी ये शो करेगा। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे इसका, ठीक है, तो आप इसी तरह से पहले फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिरर इमेज होता है, एक तो बनेगा डेक्स्ट्रो और दूसरा बनेगा यहाँ से लियो रोटेटरी। और इसका अगर ज्योमेट्री बनाएंगे तो ये तो क्लोरीन ऐसे ही रहेगा, ईएन यहाँ पर और एक ईएन यहाँ पर। इसी का मिरर इमेज बनाएंगे, सीएल यहाँ पर आएगा और इसका ईएन इधर बनेगा और इसका ईएन इधर। ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा, दैट मीन इसका जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों फॉर्म करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा क्वेश्चन है। हाई स्पिन बोला है, इसमें से करेक्ट कौन है, हाई स्पिन। तो अगर मैं 32 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में 2 केस पढ़े होंगे। पहला केस ये था, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि डेल्टा ओ अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है ना, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन T2G और Eg, क्योंकि आपने अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ा होगा तो उसमें कुछ ऐसा था कि ये 2 पार्ट में टूटता था, ये T2G होता था और ये Eg, ये लोअर एनर्जी हायर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो जाने वाला है ना, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगा, है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। और ऐसा कि इसमें जब पेयरिंग नहीं होता तो लिगेंड्स कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा। और वीक लिगेंड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा है तो स्पिन जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब स्पिन जो होगा वो हाई होगा। इसका जो आंसर बन के आएगा वो आंसर कौन सा होगा, चलो बी आंसर राइट आंसर है। अब दूसरा जो केस है वो भी आप करके जाइए, क्योंकि हो सकता है उस केस में भी आपका क्वेश्चन इस साल बन जाए। तो सेकेंड केस जस्ट उल्टा, कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, T2G यहाँ पेयरिंग हो जाएगा और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। और ये होता है किसमें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होगा तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो वो जो होगा वो लो स्पिन होगा। ठीक है, ये जरूर करके जाइए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो ये जो हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp3 है और एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड sp2, दैट मीन्स कोई शक नहीं ये आपका अलाइलिक हैलाइड है ना, तो इसका आंसर डी बनेगा। अगर अराइल हैलाइड की बात करें
इसमें क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड होता है। विनाइलिक की अगर बात करें तो हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज अटैच होता है। और बेंजाइलिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, बेंजीन कार्बन और फिर हेलोजन होता है, मतलब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज से फिर बेंजीन होता है, तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 34 क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि फिर ऊर्ज रिएक्शन। तो अगर आपने एलो एल्केन में ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा होगा तो ये सबसे पहली बात सिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। किसके? सिमेट्रिकल एल्केन। इसमें क्या होता था, अल्काइल हैलाइड दोनों सेम और दो सोडियम मेटल, और यहाँ से इस तरह से रिएक्शन कराते थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये चीज यहाँ से पूरा निकलता था और यहाँ से आर आर और 2NaX फॉर्म होता था। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से देखो दोनों एलिफेटिक हैलाइड होना चाहिए, तो जो बी आंसर है वही इसका राइट आंसर है। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 और C2H5। दैट मीन्स यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा एन ब्यूटेन बनाएगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा, है ना। और ये जो है ये आपका फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन जिसमें दोनों ही अराइल हैलाइड होते थे, और यहाँ से आपका क्या बना देगा, डाईफिनाइल। कई बार डाईफिनाइल जो है वो कन्वर्जन में यूज किया हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल। ओके, और यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा, और यहाँ से ये ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, जो पहला ऑप्शन है दैट इज ऊर्ज फिटिक। इसमें एक अल्काइल अराइल एक अराइल हैलाइड होगा और एक अल्काइल हैलाइड होगा। ये तीनों आप ध्यान रखें, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में दोनों एलिफेटिक हैलाइड लेते हैं, ऊर्ज फिटिक में एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, और फिटिक में दोनों के दोनों अराइल हैलाइड लेते हैं ना। रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर ये दोनों में कॉमन होता है। चलिए 35 क्वेश्चन, हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन पेंटेन 2,3,4 ट्राइऑल, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ तो पेंटेन बोल रहा है, तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होगा, दूसरे पे OH होगा, तीसरे पे OH होगा और चौथे पे OH होगा। और टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। तो कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन होगा अगर कार्बन से चारों जो टेट्रा वैलेंसी है अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन, है ना। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें कायरल कार्बन कौन होता है। अगर मैं सेकेंड कार्बन की बात करूँ, 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन देखो आप, एक OH है, एक H है, एक मिथाइल है, ये पूरा ग्रुप ये कायरल कार्बन है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कायरल कार्बन है, फोर्थ कार्बन, ये CH3 है, OH है, H है और ये पूरा ग्रुप है। बीच वाला जो थर्ड कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि ये देखो ये दोनों ग्रुप सेम सेम है। इसमें कायरल कार्बन टोटल कितने हैं, 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी आंसर, 2 कायरल कार्बन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बताइए, DDT बहुत फेमस कंपाउंड, इसका पूरा नाम है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले तो ये बेंजीन होगा, है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, यहाँ से क्लोरीन, फिर कार्बन, और फिर यहाँ से होता है क्या, बेंजीन अल्टरनेट पाई बॉन्ड और यहाँ से क्लोरीन, और इसी कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच्ड हो गए। इसका पूरा नाम है पैरा पैरा, देखिए पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन, क्योंकि ये देखिए 2 कार्बन का है। अब इसमें अगर मैं पूछूं भाई पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड आपको 6 दिख रहे हैं, 3 इस कार्बन बेंजीन में और 3 इस बेंजीन में। अब बात करें सिग्मा बॉन्ड का, तो उसमें टेट्रा वैलेंसी आपको देखना होगा, और बोर्ड में एक क्वेश्चन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से जरूर आता है, तो वहां पर कॉमन नेम ही देगा या कोई फेमस स्ट्रक्चर देगा। आप पूरा काउंट करेंगे, इसमें सिग्मा बॉन्ड 29 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आंसर इसका राइट होगा, 29 और 6। DDT और EDT ये इन सब में याद करके ही जाइए कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, ताकि आपका टाइम बचे और तुरंत आंसर आप टिक कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 37 क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन में क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, तो कीटोन है कौन सा, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इसमें कौन सा आंसर होगा, सी आंसर होगा।
क्योंकि एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3। अब इसका आप रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन में आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। ये जो CO ग्रुप है इसको ये रिड्यूस करके एल्कोहल फॉर्म करता है, वो भी कौन सा, 2 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि OH जिस कार्बन से है वो सेकेंडरी कार्बन है, तो यहाँ से देखिए CO डबल बॉन्ड O के प्लेस पे CHOH आएगा, इसका आंसर C बनेगा। 38 क्वेश्चन की बात करें, विच प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, है ना। तो राइमर टाइमर रिएक्शन के बाद आपको 2 रिएक्शन मिलेंगे फिनॉल के। तो फिनॉल का अगर आपने क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराया, तो ये जो कन्वर्ट होता है वो कंपाउंड कौन सा होता है, कुछ ये कंपाउंड होता है ना, कई बार रिपीट किया है। और इस कंपाउंड को क्या नाम क्या है, दैट इज बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन इस कंपाउंड का नाम है। और इसका आप IUPAC नेम निकाल सकते हैं, तो IUPAC नेम भी आता है इसमें। IUPAC नेम कैसे करेंगे भाई, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका पहले तो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्स, है ना, 2,5-डाइईन, है ना। और उसके बाद 1,4-डाइओन होगा इसका IUPAC नेम। तो हो सकता है इस बार IUPAC नेम देके स्ट्रक्चर पूछे, इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर बेंजीन, और यहाँ से COCH3 को बोलते हैं। हो सकता है इस बार सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यहाँ से पूछ ले, ये भी आपको करके यहाँ से जाना है। ओके, चलिए बात करते हैं 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन बोला है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन विच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आइसोमर से रिलेटेड यहाँ पर है, तो ब्यूटेनॉल, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल में, और अगर आइसोमर्स हैं, आइसोमर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट से ये बनेगा। तो अगर मैं सबका स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊं पहले का, तो पहले क्या ब्यूटेनॉल दिया, तो मतलब 4 कार्बन का एल्कोहल OH लगा देंगे। प्रोपेनॉल का मतलब है 3 कार्बन का OH, और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल मतलब दूसरे पे OH ही लगाना है और उसी पे मिथाइल भी लगाना है ना। और ब्यूटेन टू ऑल, दैट मीन्स 4 कार्बन और दूसरे कार्बन पे OH, ठीक है। तो ये तो सबसे कम मोल है, और बाकी जो ACD है ये आइसोमर है ना। इसमें ऑब्वियस सी बात है 39 का जो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच आइसोमर है, तो स्ट्रेट चेन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका आंसर क्या बनेगा, ए आंसर राइट आंसर होगा। ओके, 40 क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मूला सिनेमल्डिहाइड है ना। सिनेमल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम से हो सकता है इस बार सिनेमल्डिहाइड में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखे जाना सिनेमल्डिहाइड का। ओके, चलिए 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 41 क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है विच एसिड है वो लोवेस्ट पीके वैल्यू। बताइए कितनी बार आया है। इसमें ध्यान ये रखना कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होता है के वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पीके के उल्टा रिलेशन होता है, एक तो ये ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं एसिडिक नेचर को घटाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। मतलब हमें पूछा है क्या, लोवेस्ट पीके, लोवेस्ट पीके मतलब जो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा वही यहाँ पर फाइनल आंसर होने वाला है। आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहला जो है बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर COOH है, और यहाँ बेंजोइक एसिड नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस है, क्योंकि ये H निकलेगा तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक CH2 बीच में आ गया, ये तो डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर भी ये भी इलेक्ट्रॉन। आंसर कौन सा बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। ओके, 42 क्वेश्चन, विच कंपाउंड प्रोपेनामाइन, NCERT का क्वेश्चन एग्जाम्पल ही है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फेमस नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि अमाइड कंपाउंड को 1 मोल ब्रोमीन एंड 4 मोल NaOH से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से ये CO गायब होगा तो सीधा सा प्राइमरी अमाइड, प्लस यहाँ से 2 मोल NaBr प्लस Na2CO3 और प्लस यहाँ से H2O फॉर्म करता है। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है
कि प्राइमरी अमाइन जितने कार्बन को उससे एक कार्बन ज्यादा का अमाइड होगा। आपको क्या बोला है? प्रोपेनामाइन। तो प्रोपेनामाइन का मतलब क्या है? CH3CH2CH2NH2। तो 4 कार्बन के लेंगे तो क्या होगा? CH3CH2 फिर CH2 फिर CuNH2। तो मतलब ब्यूटेनमाइड इसका राइट आंसर होगा। आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या दिया है यहाँ पर? हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विथ अमाइन। तो आपने अगर पढ़ा होगा हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं कि ऐसे बेंजीन सल्फेनामाइड सल्फेनामाइड क्लोराइड को, और बेंजीन सल्फेनामाइड क्लोराइड के यही स्ट्रक्चर है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट को अगर प्राइमरी अमाइन के साथ कराएंगे तो वहां से एक अमाइड बनाएगा जो कि क्या होता है? सॉल्यूबल इन अल्कली होता है, आपने पढ़ा होगा। और अगर इसको 2 डिग्री अमाइन से कराएंगे तो यहाँ से भी अमाइड बनाएगा, है ना, सल्फेनामाइड बनाएगा। और जो होता है इनसॉल्यूबल इन अल्कली। और टर्सरी जो अमाइन हो रिएक्ट ही नहीं करता है, नो रिएक्शन, है ना। तो कौन कौन सा रिएक्शन करेगा? देखिए, अब आपको वही चेक करना है, इस पे रिएक्शन तो पूछा नहीं। सिंपल सा, प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी अमाइन ये रिएक्शन, टर्सरी अमाइन रिएक्शन नहीं करेगा। दैट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर बनेगा डी आंसर। ये दोनों प्राइमरी एंड 2 डिग्री दोनों अमाइन रिएक्शन करते हैं। ओके, 44 क्वेश्चन। विच रिएजेंट इज यूज इन गेटरमैन रिएक्शन? इसमें ज़्यादा आपको डिस्कस करना ही नहीं है। तो कॉपर पाउडर और HX लेते हैं। अगर आपको गेटरमैन रिएक्शन याद हो तो गेटरमैन रिएक्शन, कटरमैन कोच रिएक्शन से बेंजिल डिहाइड बनाते हैं। गेटरमैन रिएक्शन से क्या करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। इसको क्या करते हैं? कॉपर पाउडर और HCl, कॉपर पाउडर और HBr। तो यहाँ से जो साइड प्रोडक्ट बनाता है क्लोरोबेंजीन, और एक प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ से ब्रोमोबेंजीन। बाकी N2 साइड में होंगे और CuCX होगा। आंसर क्या बनेगा? बी। बाकी डी आंसर ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, इसमें यूज होता है। ये आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, और ये सैंडमेयर रिएक्शन है ना। तो रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट 45 जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है? 45 में अगर हमने एनिलीन को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर पैरा प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सा यहाँ से, ठीक है, 4 नाइट्रो एनिलीन बनाएगा। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? अर्थो। ये होगा माइनर प्रोडक्ट, और पैरा वाला जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। विच विच वन इज नॉट पॉलीसेक्राइड? कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है? तो पॉलीसेक्राइड एग्जाम्पल है, एक तो है सेलुलोज, उसके बाद स्टार्च, उसके बाद ग्लाइकोजन, और उसके बाद एक होता है गम। ये 4 एग्जाम्पल आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है ना। ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और स्टार्च में अमाइलोज अमाइलोज पेक्टिन होता है ना। इसमें सुक्रोज जो वो तो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर पॉलीसेक्राइड है। 47 क्वेश्चन, विच केमिकल नेम B6? तो B6 जो होता है, देखिए मैं सब B1 बता रहा हूँ, B2 बता रहा हूँ, और यहाँ से B6। उसका ट्रिक मैंने बताया था TRP। तो B1 का नाम जो है केमिकल नेम वो है थाइमाइन, और B2 का जो नाम है उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और P से जो होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन, और C जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्बिक एसिड। ये एनसीईआरटी में टेबल दिया, उसमें ये केमिकल नेम है। ओके, इसका जो आंसर बनेगा 47 का सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, ये भी ध्यान रखिए। 48 कई बार पूछा, बाईसाइक्लिक जो होते हैं वो ANG, ये दोनों बाई साइक्लिक होते हैं, इसी को प्यूरिन बेस भी बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है डी है, जी तो दिया नहीं है, तो डी इसका आंसर होगा। ANG दोनों ही बाईसाइक्लिक होते हैं, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपस में, है ना। AG के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये भी ध्यान करके जाएंगे आप।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो 49 क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया है कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मसल। तो सिंपल सी बात है, मसल्स में मायोसिन होता है। केराटिन कहाँ पर होता है? हेयर एंड वूल एंड सिल्क में केराटिन होता है, और ये फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है। और बाकी इंसुलिन और ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है, जिसका आंसर होगा मायोसिन, है ना। 50 क्वेश्चन, देखिए ये आपका सिंपल सा है, गेटरमैन रिएक्शन, अभी अभी इसकी बात किए थे। डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब कॉपर पाउडर HCl से साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन N2CuCl, तो ये गेटरमैन रिएक्शन है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होता है? तो कार्बाइल अमाइन को, प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और 3 मोल केवेज के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से आइसोसाइनाइड बनाता है, और 3 मोल यहाँ से KCl और 3 मोल H2O बनाता है, और इसका आइसोसाइनाइड, इसका फॉल स्मेलिंग होता है ना। सैंडमेयर रिएक्शन आपने पढ़ा ही है, इसको क्या करते हैं? डायजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्यूप्रस क्लोराइड और HCl ले सकते हैं, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन फॉर्म करेगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लेंगे, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करेगा। और क्यूप्रस साइनाइड और KCl लेंगे, यहाँ से साइनोबेंजीन फॉर्म करेगा। बाकी डायजोनियम सॉल्ट है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस तो प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमने पेपर सेट के सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया, और अगर आप इसी सीरीज में 15 के 15 सेट बना लिए तो डेफिनेटली आपका जो बोर्ड में आने वाला पेपर है उसमें MCQ आप अच्छे से स्कोर करेंगे, और आपको आइडिया भी लग रहा है कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, और यही तरीका है MCQ में मार्क्स इम्प्रूव करने का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।